नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर का एग्जाम होने वाला है, तो हमने इसके रिगार्डिंग एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 368/575 को निम्नतम पदों में लिखो। तो देखो 368 और अपॉन में आगे 575, तो इसमें हम कॉमन पार्ट देखेंगे। कॉमन क्या है, या हम HCF भी बोल सकते हैं। तो ये 23 से डिवाइड होगा, तो 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 बार जाएगा, और 575 को अगर हम 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार जाएगा, और 23 को हम दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचेगा 16/25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है 1, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो साइन थीटा बचेगा सिर्फ इधर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया इधर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ये पूछ किसकी वैल्यू रहा है, ये पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताएं। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ से मैं देख लूंगा, ये है साइन थीटा, और प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो स्टार्टिंग में वैल्यू किसकी दे रखी थी, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू थी 1, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा मैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको कह रहा है कि इसको सरल करो। देखो यहाँ से मेरे को दिख रहा है 3 यहाँ से कॉमन आएगा, 3 यहाँ से कॉमन आएगा, तो अगर मैं बटे में देखूं तो यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, 3 इससे 3 इससे, तो अंदर क्या बचेगा 0.1 गुणा 0.1, और प्लस में क्या 3 यहाँ से कॉमन आया 3 यहाँ से, तो ये क्या बचा 0.2 गुणा में 0.2, और यही सेम नंबर ऊपर बचा हुआ है 0.1 0.1 प्लस 0.2 और 0.2। अब देखो ये और ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 1/9। इस क्वेश्चन का आंसर फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। देखो अगर आपने पी प्रिंसिपल लगाया, जो मूलधन था आपका वो पी था, और अगर पी ही आपको ब्याज मिल जाए, जो इंटरेस्ट है वो भी पी मिल जाए, तो डबल हो जाएगी आपके पास, 2p हो जाएगा। आपने पी लगाए थे और कितने 12 वर्ष बाद 2p हो गया, तो इसी से हमको साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। कि देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इजकल टू PRT/100। SI मतलब ब्याज, P मतलब मूलधन, R मतलब दर, और T मतलब समय बटे 100। तो यहाँ से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला आपको P, देखो P मिला था सिर्फ, और P आपने लगाया था, तो मूलधन की जगह P ही रहने देता हूँ। ये P मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और रेट ये पूछ रहा तो R को R ही रहने देता हूँ, और टाइम कितना बता रहे 12 साल, और बटे में क्या 100 आ गया, और P से P कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आ गई 100/12। 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 अट्ठे 96, और 4 बटे बचे में 12, 4 से 1 और 4 थी 12, मतलब 8 सही 1/3% होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12 साल में कोई अमाउंट दुगनी हो जाएगी। तो कौन सा इस क्वेश्चन का, फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। तो देखो पी ने किया है 12 दिन में कोई काम, और क्यू ने किया वो 16 दिन में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो तो ये आ गया 48। इसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, और इसकी कार्य क्षमता आ गई 3। अभी कह रहा पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। पी ने तो कंटिन्यूअसली 9 दिन काम किया ही होगा, बस क्यू का निकालना कि क्यू ने कितने दिन काम किया। अगर पी 9 दिन तक कंटिन्यूअसली काम करता रहता तो इसकी कार्य क्षमता के हिसाब से ये कितना काम कर लेता, 9 चौक 36 काम करता। टोटल काम कितना था 48, बचा हुआ काम कितना है 12। तो ये 12 काम किसने किया होगा, क्यू की कार्य क्षमता 3 है तो 3 क्यू ने किया होगा, तो क्यू के यहाँ से डे आ जाएंगे कितना 4 दिन। कहने का मतलब कि अगर टोटल 9 डेज में काम खत्म हुआ और पी ने 9 के 9 दिन काम किया था, तो क्यू ने कितने दिन काम किया, बाद के 4 दिन क्यू ने काम किया। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद काम करना स्टार्ट किया, तो इससे पहले कितने दिन बचे थे 5 दिन, मतलब 5 दिन बाद क्यू ने काम स्टार्ट किया और 4 दिन तक काम किया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा, थर्ड वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 24 की गुणज है।
देखो 24 का फैक्टर अगर कोई नंबर है तो उसको 8 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 3 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो जो भी नंबर दे रखे हैं, इससे पहले 8 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ। 3 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है, और 8 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके बाद के 3 अंक 8 से डिवाइड होते हैं। तो 8 से मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ पहले वाले को। ये 718 को मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 8 64, 7 बचे 8 उतार लिया 78, 8 से 78 नहीं जाएगा, मतलब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 24 से भी नहीं होगा। इसको मैं देखता हूँ 8 से डिवाइड करके, 8 तिया 24, 1 बचा 6 उतार लिया, 8 दूनी 16, मतलब 8 से तो ये हो रहा है। इसको 3 से कैसे देखें, इन सब का सम करते हैं। 3 और 1 4, 2 6, 5 11 और 6 17, इसका सम आ रहा है 17। 17 तो 3 से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब 24 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी और 3 से भी। अभी इसको देखते हैं, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 9 72, 6 बचे 4 उतार लिया, 8 8 64, तो मतलब 8 से तो डिवाइड है। 3 से देखते हैं, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 8 23 और 4 27। 27 3 से विभाजित है, हाँ विभाजित है। और ये 784 8 से विभाजित था, हाँ विभाजित है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 24 से विभाजित होगा। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है। तो देखो पी ने कितने दिन में किया, 12 दिन में, और क्यू कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। तो इनकी अगर कार्य क्षमता देखता हूं मैं, तो पहले तो एलसीएम लेते हैं, कितना 48। पी की कार्य क्षमता 4 आ गई, क्यू की कार्य क्षमता 3 आ गई। अब इन्होंने 4 दिन तक कंटिन्यूअसली काम किया, दोनों ने मिलकर, तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 4 और 3 को मिला लो तो हो गए 7, और इसके हिसाब से 4 दिन में कितना काम किया, इसने 28 काम कर दिया। टोटल काम कितना था, 48, तो बचा कितना काम, 20। और ये कह रहा है कितना भाग शेष रह जाता है, तो 20 काम बच गया, और टोटल काम कितना था, 48। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, हो गया 4 पंजे 20, और ये 4 से 12 बार गया, तो 5/12 आ गया जो भाग बचा हुआ है काम का। तो इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम भिन्न ज्ञात कीजिए। ये कुछ भिन्न दे रखी है, इसमें देखना कि ऑड वन आउट करना है। तो 18 से आप 72 को डिवाइड करोगे 4 बार, मतलब ये 1/4 हो गई। यहाँ भी 24 से 96 को 4 बार जाएगा, तो ये भी 1/4 आ गई। 51 से भी ये 4 बार, तो ये भी 1/4 आ गई। यहाँ इससे भी 4 बार जाएगा, तो 1/4 आ गई। पर 18 से 90 5 बार जाएगा, तो ये कितनी होगी, 1/5। तो इनमें सारी 1/4 है, सिर्फ 1/5 जो 18/90 वाली भिन्न है, ये डिफरेंट है। तो वही तो कह रहे हैं विषम भिन्न बताओ। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला, 18/90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुण 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पास के शहर में गया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटा। यदि यात्रा में लगा कुल समय 1 घंटा 48 मिनट था, तो शहर से उसके उद्गम स्थल की दूरी क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं, या फिर 20 और 25 दो आपके पास स्पीड है, इनसे औसत चाल निकालो। औसत चाल में क्या करना है आपको, जो ये टाइम दे रखा है समय, इससे गुणा कर दो, तो ये आपको दूरी दे देगा कि कितना दूर है। एक ये भी मेथड है, और जो मेथड मैं बता रहा हूँ शायद ये भी आपको पसंद आएगा, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। 20 और 25 दो स्पीड थी, इनसे मैं एक एलसीएम की वैल्यू निकालता हूँ 100, तो इसके और कितना टाइम लगा, 5 घंटे, इसको कितना टाइम लगा, 4 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा, 9 घंटे। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना लगा, 1 घंटे 48 मिनट। 1 घंटे 48 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, 1 घंटा तो ऐसे रहेगा, 48 मिनट का क्या हो गया, 4/5। इसको हम सॉल्व करेंगे, हो गया 9/5 घंटे। हमारे हिसाब से जो हमने रेशियो के मेथड से निकाला उसमें 9 घंटे आ रहा है, पर इसके हिसाब से कितना आ रहा है, जो एग्जैक्ट है 9/5, मतलब सबको 5 करना पड़ेगा तब वो वैल्यू आएगी। तो इसको 5 करूंगा, तो इसको अगर 5 करूंगा, तो जो हमने डिस्टेंस मानी थी 100, इसका मतलब वो भी गलत है। तो रेशियो के हिसाब से अगर उसको एडजस्टमेंट करेंगे तो इसमें भी 5 करेंगे, तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर, जो पहला वाला आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3, 4, 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2400 है, उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात करो। तो 3, 4, 5 आप इनका डायरेक्टली इनको वैल्यू मान के आप इनका एलसीएम निकालो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 60, ठीक है। अभी जो बचा हुआ होगा इन तीनों में सिर्फ एचसीएफ ही बचा होगा, कॉमन जो होगा, तो डायरेक्टली आप 2400 में डिवाइड मार दो 60 से, तो कितना आ गया, 40, मतलब 40 एचसीएफ है। यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आ गया आपका पहला। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पहली वैल्यू होगी 3x, दूसरी होगी 4x, तीसरी होगी 5x। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60x
और एलसीएम इसने कितना दे रखा है 2400, तो 60x को 2400 के बराबर रख देता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 40। और ये x एक्चुअल में है क्या, ये कॉमन ही तो है, तीनों वैल्यूज में कॉमन है x है। और कॉमन को क्या बोलते हैं हम, HCF ही तो होता है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है। तो कितना हो गया वो 40, आंसर आपका पहला ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समीकरण दे रखी हैं, इनका पूछ रहा है कि किस प्रकार की हैं, इनका बताना कि ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है, संपाती है या निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालते हैं। अब A1A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं, देखो A1A2 होता है जो कोफिशिएंट दिख रहा है 6 और 2, B1 B2 होता है जो -3 और -1 दिख रहा है, और C1 C2 होता है 10 और 9। तो A1A2 निकालेंगे तो ये कितना आ गया 6/2, मतलब वैल्यू कितनी आ गई 3/1। ऐसी B1 B2 निकालेंगे तो ये क्या आ गया -3/-1, ये भी हो गया 3/1। और C1 C2 निकालेंगे तो ये आ गया 10/9। अभी देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ रही है B1/B2 के, पर ये इक्वल नहीं है C1/C2 के। ये अगर मैं ऐसे मानता हूँ कि x एक्सिस है और ऐसे दो लाइन जा रही हैं, तो इनकी जो स्लोप है x एक्सिस पे वो तो सेम है, बट C1 C2 की वजह से इनकी जो डिस्टेंस है x एक्सिस पे जो काटा हुआ जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, पर ये हैं दोनों सेम, मतलब स्लोप सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर रेखाएं। तो आप ऐसे देख लो या फिर ऐसे समझ लो, बात एक ही है। इसको इस फॉर्मूले को ही ये इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ये समांतर रेखा, ये जो कंडीशन बन रही है ना ये समांतर में ही बनती है। तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि 75 को 45 + 30 के रूप में विभाजित करके tan 75 का मान बताओ। तो tan 75 को कैसे लिखना है, हमको 45 + 30 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ tan a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b 1 - tan a tan b, तो ये हो गया 1 - tan a tan b। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा tan 45 और उसके बाद प्लस में tan 30 और बटे में क्या हो गया 1 - tan 45 और tan 30, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ये होती है 1/√3 और बटे में क्या होगा 1 माइनस इसकी 1 हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1 - √3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 + 1 और बटे में आएगा √3 - 1 और बटे में √3 और बटे में √3 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, है एक आंसर पर वो मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो नीचे वाला होता है ना उसके अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो ऊपर नीचे अगर गुणा करेंगे तो ऊपर क्या √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या होगा a - b a + b की फॉर्म बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस में 2√3 हो गया, 2ab जिसको बोलते हैं, और बटे में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और ये हो गया -1। इसको हम सॉल्व करेंगे 4 + 2√3 और बटे में आ गया 2 और 2 से इसको भाग कर देंगे तो ये हो गया 2 + √3। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया 2 + √3, सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज्यादा काम करते हैं। एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। 6 आदमी और 2 बच्चों का जो काम है वो बराबर होता है किसके, एक आदमी और एक बच्चे का, पर उनका 5 गुना, मतलब कह रहा है कि इनका 5 गुने के बराबर होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 मैन और 2 बॉय तो इधर आ गया। अब दोनों ने बराबर काम किया, इधर क्या आ गया 5 मैन आ गया और इधर 5 बॉय आ गया। मैन को एक तरफ ले जाओ, बॉय को एक तरफ ले जाओ, तो 6 मैन - 5 मैन हो जाएगा और इधर 5 बॉय - 2 बॉय हो जाएगा। तो ये कितना, ये मैन बचा और इधर क्या है 3 बॉय बचा। अभी क्या है मैन अपॉन बॉय कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3/1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक आदमी और एक लड़के की कार्य क्षमता। तो 3:1 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सरल करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन आए, आपको डायरेक्टली क्या करना है, 4 को आप कॉमन लो और गुणा में क्या करना है आपको, जितनी बार भी ये डिजिट आ रही है, जैसे यहाँ 1 बार आ रही है तो 1 लिखो, आगे फिर 2 बार आ रही 2 लिखो, 3 बार आ रही 3 लिखो, 4 लिखो और 5 लिखो और 4 से इसमें गुणा कर दो। तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20 की 0, हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18 का 8, हासिल 1, 4 तिया 12, 1 13 का 3, हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4, 49380। तो इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर होगा।
अब देखो ये वैल्यू आई कहाँ से है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। जब मैंने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1, 11, 111, 1111 और उसके बाद 11111। ठीक है, अभी अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा, ये कोई यहाँ पे मैजिक नहीं किया था, ये अगर इनको मैं जोड़ता हूँ तो आप खुद देखोगे कि ये कहाँ से आया था। अब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितनी बार जुड़ेगा, ये 5 बार जुड़ेगा, ये 4 बार आएगा, ये 3 बार आएगा, ये 2 बार और ये 1 बार। इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया था कि 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी तो ये नंबर यहाँ से आया था इन सबको जोड़ के। पर आपको इतना नहीं करना पेपर में, ना इतना सोचना, आपको डायरेक्टली करना है। इसलिए अभी प्रैक्टिस आप कर लो कि आपको एग्जाम में करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सरल करने के लिए बोल रहे हैं। तो 64,009 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 253, और इधर आप 53,824 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये आ जाएगा 232। अगर आपको किसी को स्क्वायर रूट करना नहीं आता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं अलग से पूरी एक वीडियो बना दूंगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। अब 253 से 232 को आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 21। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया, सेकंड वाले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सरल करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखो हमेशा इस तरह के अगर एक्सप्रेशन दे रखे होते हैं तो बॉड मास के रूल से ओपन किया जाता है और वो बॉड मास के रूल से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही करेंगे। तो 10 से अगर 50 को करेंगे तो ये कितना आ गया, 5, और ये माइनस में 5 आ गया तो ये हो गया 0। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये 0 है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ का मतलब क्या होता है, गुणा, यहाँ 10 है और ये कितना 5/2 है तो पहले भाग होता है, तो ये कितना हो गया 2.5, और 2.5 में 10 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 25। ठीक है, और ये माइनस है यहाँ पे, और ये 15 है, और यहाँ पे 25। तो यहाँ 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 15। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12.5% लाभ और 12.5% हानि पर बेची गई दो वस्तुओं के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर बताइए यदि प्रत्येक का क्रय मूल्य 400। देखो लाभ हुआ होगा वो भी क्रय मूल्य पर हुआ होगा, हानि हुई होगी वो भी क्रय मूल्य पर हुई। मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये है मेरे पास अगर क्रय मूल्य, तो 12.5% का अगर हानि होती है तो एक अमाउंट आएगी यहाँ पे, और 12.5% का अगर लाभ होता है तो एक अमाउंट आएगी इधर भी। बट इन दोनों के बीच का अगर मैं अंतर देखूं तो 100 का 12.5 इधर आ गया और प्लस में भी 12.5 ही आएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 25 का। अब ये क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य 100 नहीं है 400 है, तो 100 को मैं 400 कर लेता हूँ तो डिफरेंस में भी 4 से गुणा कर लूंगा। तो डिफरेंस अगर ये क्रय मूल्य 400 में कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को डिफरेंस कितना हो जाएगा, 25 चौके 100। तो दोनों के क्रय मूल्य में कितने का डिफरेंस हो गया, 100 रुपए का। इस क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण भिन्न में परिवर्तित करो। ये बार सिस्टम है, इसको साधारण P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक्स वाला मेथड भी है। अगर वो आपको सीखना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं आपको यहाँ डायरेक्टली बता रहा हूँ जो आपको पेपर में करना है। जो भी नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है बिना पॉइंट के आप लिख दीजिए। तो हो गया 2437, और माइनस कीजिए जो भी बार से पहले का नंबर है, मतलब यहाँ से पहले जो नंबर है तो कितना है 24, और बटे में क्या करना है, जितने डिजिट पे भी बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो 2 बार 9 लिखिए, और पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट बचे उतनी 0 लिख दीजिए। तो ये 2 0 लिख दी। देखो 9,900 से ही आपको पता चल रहा होगा कि थर्ड वाला आंसर है। फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 2437 में से 24 घटाया तो ये आ गया 2413, और बटे में क्या है 9900। तो इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है और इसमें 100% का लाभ हुआ तो n का मान बताओ। देखो n पेन थे और उनका सेलिंग प्राइस बराबर था 10 पेन के क्रय मूल्य के, मतलब CP के। तो SP की वैल्यू कितनी होगी 10, और CP की वैल्यू कितनी होगी n। तो CP में लिख देता हूँ n होगी और सेलिंग प्राइस होगी 10। अब देखो ये अगर n का था और 10 में बेचा और इसको तब भी 100% का लाभ हुआ, इसका मतलब 10 के आधे कुछ वैल्यू रही होगी, 5 रही होगी। तो 5 का था, 5 का प्रॉफिट लिया तो 10 में बेच दिया, तभी तो 100% का फायदा हुआ होगा, क्योंकि किसी नंबर का 100% वो खुद नंबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, n की वैल्यू आ गई 5। तो इसका फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटी की आयु उसके पिता की आयु की 1/4 है। ये डॉटर है और ये फादर है। इसकी जो आयु है इसकी 1/4 है, या कह दो कि इसकी 1 है तो इसकी 4 गुनी है। 5 साल बाद क्या हुआ, आफ्टर 5 ईयर वह अपनी पिता की आयु की 1/3 होगी। इसको 1 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। अभी देखो अगर 5 साल बीते
पापा का रेशियो तो बढ़ना चाहिए था और इसका भी बढ़ना चाहिए, इसका कांस्टेंट रह गया और पापा का और घट गया। इसका मतलब क्या है कि हमको ये रेशियो सही करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं रेशियो सही? इसका डिफरेंस देखो कितना है 2, इसका डिफरेंस देखो कितना है 3, तो 3 की गुणा तो कर दो आप इस वाले रेशियो में, इस वाले में, नीचे वाले में, और 2 की गुणा कर दो आप ऊपर वाले रेशियो में। अभी आप देखो ये ऊपर हो गए 2 और 2 चौक 8 और 3 की जब नीचे गुणा करी तो ये 3 हो गया और 9 हो गया। अब देखो 5 साल बाद क्या हुआ, 2 से 3 हो गया, मतलब एक रेशियो का फर्क पड़ा, और इधर भी देखो एक रेशियो का फर्क पड़ा, मतलब 5 साल में एक रेशियो का फर्क पड़ा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 5 साल। इस क्वेश्चन में आप एग्जैक्टली भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे कितनी, 5 दूनी यहाँ 10 साल होगी, या 5 8 40 हो गई, 5 साल बाद ये 5 या 15 होगी, 5 9 45। बट ये नहीं पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था कि 5 साल और आगे चल गए उसके पिता की आयु का अनुपात क्या होगा उसके साथ। तो देखो और 5 साल आगे चले जाते हैं, 5 साल पे क्या एक ही तो रेशियो बढ़ रहा था, तो 3 से बढ़ के रेशियो कितना हो गया 4, और 9 से बढ़ के रेशियो कितना हो गया 10, और पिता का ऊपर पूछा था और बेटी का नीचे पूछा था, तो फादर का कितना है 10 और बेटी का कितना है 4। तो इससे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा 5 बार, तो 5:2। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, 2 कारें हैं P और Q 100 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करती है, ये P थी ये Q थी, ठीक है। ये 30 किलोमीटर चलती है P और वो चलती है 25 किलोमीटर, और ये पूछ रहा है कि अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची। तो 30 और 25 कितना हो गया 55, तो बची कितनी 45 किलोमीटर और बीच में डिस्टेंस बची। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक समीकरण दे रखी है, इसके मूल पूछ रहा है कि दोनों ऋणात्मक होंगे, वास्तविक नहीं, धनात्मक ऋणात्मक क्या होंगे। देखो डायरेक्टली आप देख के भी बता सकते हो, पर इसमें मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो 28 दूनी 56 हुए, 15 को ब्रेक करेंगे तो 8 और 7 में ब्रेक होंगे। कैसे होंगे? 2x² माइनस 8x माइनस 7x प्लस 28, यहाँ से 2x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ बचा 4, यहाँ से 7 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा 2x माइनस 7। अब देखो x माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 4, और 2x माइनस 7 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 7/2। अब देखो दोनों मूल पॉजिटिव आए हैं, धनात्मक, तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो गया? चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रम से 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात बताओ। तो देखो 25% कितना होता है 1/4, और 50% कितना होता है 1/2। तो देखो अभी क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो वो 25% अधिक है, मतलब अगर तीसरी संख्या को मैं 4 लेता हूं तो पहली संख्या क्या होगी 5, 25% अधिक है, और दूसरी संख्या कितनी अधिक है 50% अधिक है। मतलब अगर मैं तीसरी संख्या को फिर से 2 लेता हूं तो इससे कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है, मतलब 3 हो गई। तो इसका और इसका दे रखा है और इसका दे रखा है, तो मेरे को तीसरी वाली वैल्यू को बराबर रखना पड़ेगा। तो बराबर कैसे रखूँ? इसमें 2 से गुणा करनी होगी, तो यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी। तो अभी मैं लिखता हूँ ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे भी 4, मतलब ये हो गया 4। अभी क्या पूछ रहा है? पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात बताओ। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो गया 5:6। तो इस क्वेश्चन का तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। देखो 5.5 सेकंड में इसने पार किया, क्या किया? इसने पहले प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, जो प्लेटफॉर्म की अपनी लेंथ होगी, और ट्रेन ने फिर अपनी भी लेंथ को पार किया होगा, जो अपनी ट्रेन की लेंथ होगी। तो ये 5.5 सेकंड लग गया इसको। और सिर्फ जब उसने एक व्यक्ति को पार किया तो इस केस में क्या हुआ होगा? तो उसने सिर्फ ट्रेन ने अपनी लेंथ को पार किया होगा। कितनी देर में? ये 2 सेकंड लगे इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म को पार करने में 5.5 से अगर मैं 2 सेकंड को घटाऊं तो 3.5 सेकंड ही लिए थे, क्योंकि ट्रेन यहाँ पे भी पार कर रही थी अपने को, यहाँ पे भी पार कर रही थी। तो 3.5 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को पार किया। इसका मतलब क्या हुआ? 70 मीटर को इसने पार किया 3.5 सेकंड में, और यहाँ से इसकी स्पीड निकल जाएगी, 3.5 से 70 जाएगा 20 बार, तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई। अब ये पूछ क्या रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो 2 सेकंड में उसने अपनी तो लेंथ को पार किया था, तो 20 के हिसाब से जो स्पीड थी और 2 सेकंड में कितना ट्रेवल करा होगा उसने? 40 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? चौथा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक राशि 8% पर साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए जमा की जाती है। मान लो 100 रुपए हमने जमा किए, 8 सत्ते 56, 56% हो गए 7 साल में।
तो कितना हो गया, 156 होगी कीमत। अभी क्या कह रहा है, जो 156 रुपये मिले उसको 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसने निवेश कर दिए 2 साल के लिए, और यहाँ से ब्याज कितना मिला, 1638 रुपये। तो 156 को अगर मैं निवेश करता हूँ 10% के हिसाब से, यहाँ पे मैं ट्री मेथड लगा रहा हूँ, 10% का मतलब हुआ 1/10। तो पहले साल में कितना हो गया, 15.6। 156 में जब मैं 1/10 से गुणा करूंगा और दूसरे साल में भी 1/10 से करूंगा तो ये हो गया 15.6, और 15.6 पे फिर से ब्याज लगेगा क्योंकि ये चक्रवृद्धि है, तो ये क्या हो गया 1.56। तो टोटल ब्याज कितना मिला इसको, ये मिला 32.76। इन तीनों को मैं जोड़ लूंगा, 15.6, 15.6 और 1.56, ये तीनों हो गए 32.76। अब एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि इतना नहीं मिला इसको ब्याज, इसको ब्याज मिला 1638 रुपये। तो 32.76 को 1638 कैसे बनाए, इसमें हम 50 से गुणा कर देंगे। तो अगर यहाँ 50 से गुणा कर रहे हैं तो एक्चुअल में 156 भी नहीं था, इसमें 50 से गुणा करनी होगी, और यहाँ 100 भी नहीं होगा, इसमें भी 50 से गुणा करनी होगी। अभी ये पूछ क्या रहा है कि मूल राशि थी कितनी, तो 100 में अगर 50 से गुणा करेंगे तो मूल राशि कितनी आएगी, 5000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, चौथा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस पूरी वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए और इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।